हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आपने जो टारगेट ले रखा है आरईएस बनने का, उस पे आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और लाजवाब और शानदार सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, चर्चा कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2024, जिसमें आपका कॉमर्स का जो पेपर सेकंड है उस पर अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। उसमें जो जो पॉइंट्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं उन पे अपन चर्चा कर रहे हैं। साथ में अपना प्रयास है कि सिलेबस के इर्द गिर्द कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है उन पे भी अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, उसके लिए धन्यवाद। बाकी जो साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनसे भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर जुड़ जाओगे तो आप घाटे में नहीं रहोगे, क्योंकि आपका टारगेट है आरईएस और हम चाहते हैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना। और उसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए हम आपको लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी मटेरियल है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल है, वो आपको घर बैठे उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आप घर बैठे मन लगाकर घर पे पढ़ें और आप अपना जो सिलेक्शन है वो श्योर करें। इसकी शुरुआत अपन ने कर दी है। अभी अपन फ्री ऑफ कॉस्ट छोटी छोटी जो क्लासेज है वो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आपको अध्ययन के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि काफ़ी समय से आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दी है, आपने तैयारियों को भी बीच में ब्रेक दे दिया। आपके मन में भी ये था, क्योंकि 2023 से अपन इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्ती आएगी, लेकिन लास्ट में 2024 में ये भर्ती आई, वो भी लास्ट में। और ये लगभग आपको ये माने कि मई जून के आसपास ये एग्ज़ाम हो सकती है, में भी पॉसिबल होती है। तो लगभग लंबे समय के बाद आप वापस स्टडी के साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको उस रूटीन के साथ एक बार पुनः जोड़ा जाए, ताकि आप अपने को उस काबिल बना सकें, उसके लिए आप तैयार कर सकें, मानसिक रूप से आप तैयार हो सकें। जब आप लगातार हमारे साथ जुड़ जाओगे, पढ़ने वाले ये हो जाए कि भाई हाँ, अब ये अपने लक्ष्य के प्रति सावधान हो गए, तब हम आपको लाइव मैराथन क्लासेज हम उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें आपका सिलेबस भी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बातें करने के बाद अपन आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, है ना। तो फटाफट से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और साथ में वीडियो को भी अपने साथियों को शेयर कर दें, ताकि वो भी तैयारी कर सके। ठीक है, स्टार्ट करें आज के सेशन को। तो स्टार्ट कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, है ना। ऐसे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। ऐसे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्या है कि आंसू ने 1 अप्रैल 2016 को 3 लाख रुपए लगाकर, है ना, 3 लाख रुपए लगाकर, कब? 1 अप्रैल 2016 को। यानी ये कौन सी है? ये प्रारंभिक है, क्योंकि अपना वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है ना। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता। 1 अप्रैल से 31 मार्च लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। 31 मार्च 2017 ये आपकी क्लोजिंग डेट है ना। ये कौन सी डेट है? आपकी क्लोजिंग डेट है को उसकी संपत्ति और दायित्व क्रम से 5,90,000 और 2,80,000 थे। उसकी अंतिम पूंजी तथा वर्ष के दौरान कमाए गए लाभ की गणना करें। सवाल बहुत ही छोटा सा है, जिसको आता है, जिसने समझ लिया, वो मात्र कुछ सेकंडों में इसको हल कर सकता, और जिसने नहीं समझा, जिसने नहीं पढ़ा, जिसने नहीं गुणा, उसके मन में ये रहता कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, ये तो मेरे आउट ऑफ सिलेबस है या मेरे से भी बाहर है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिसने इसका अभ्यास किया है, जिसने इसको समय पे निकाला है, वो आसानी इसके आंसर दे सकता है। देखो, इसमें एक तो पूछी है अंतिम पूंजी और एक पूछा वर्ष का लाभ। अब देखो, ये तो आपकी दे रखी है प्रारंभिक पूंजी, कह रहा है ना 1 अप्रैल 2016 को 3 लाख रुपए लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया है। तो देखो, ये हो गया आपकी ओपनिंग कैपिटल, है ना। अब अपने पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है,
है ना। तो ये दे रखी है 31 मार्च को उसकी संपत्तियां और दायित्व दे रखी है 590 और 280, यानी एसेट्स कितनी है 590 और आपकी लायबिलिटीज है 280, है ना। तो इसका अपन डिफरेंस निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, इसका जो फॉर्मूला है ना, यहीं पे देख लेते हैं। अपने को चाहिए क्लोजिंग कैपिटल, है ना। क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, है ना। क्लोजिंग कैपिटल चाहिए तो अपने पास क्या चाहिए, क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। सीधा सा है, अपने पास दे रखी है क्लोजिंग असेट्स दे रखी कितनी 5,90,000 माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज 2,80,000। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है ज्ञात करेंगे, क्लोजिंग असेट्स 590 और क्लोजिंग लायबिलिटीज 280। अब इसको घटाएंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 590 में से 280 घटा दो, है ना। 590 में से 280 घटाएंगे, है ना, तो कितने आ जाएंगे, ये घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 3,10,000। क्या आगे 3,10,000 आगे। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई क्लोजिंग कैपिटल घटानी है तो क्लोजिंग असेट्स माइनस आपकी क्लोजिंग लायबिलिटीज, है ना। अब उसके पास बाद पूछा आपके वर्ष का लाभ, यानी आपको क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ना। और क्या पूछा इसमें, अंतिम पूंजी वर्ष के दौरान कमाए गए लाभ। अब इसका फॉर्मूला आता है आपकी कि भाई क्लोजिंग कैपिटल, है ना, प्लस ड्रॉइंग, है ना, माइनस क्या आता है, माइनस ओपनिंग कैपिटल, है ना, माइनस ओपनिंग कैपिटल। और इसके अलावा और क्या आ सकता है वो भी अपने देख लेंगे, अगर कोई प्रॉफिट वगैरह तो वो कर लेंगे। अब इतना ध्यान रखना है, अब देखो अंतिम पूंजी तो अपने पास आ गई, अब वर्ष के दौरान अपने को लाभ चाहिए। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई 3,10,000। कितनी आई 3,10,000। ड्राइंग है नहीं और ओपनिंग कैपिटल है कितनी 3 लाख, तो ये लिख देंगे अपने 3 लाख। तो शेष कितना रह गया 10,000। ये 10,000 क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 10,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया कितने का 10,000 का। 10,000 का आपका प्रॉफिट है वो शेष रह जाएगा। बताओ देखिए इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं, बताओ सही समझ गए ना कि भाई इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, साथ में संपत्ति और दायित्व दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को ये कैलकुलेशन करनी है। अब इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो ये बताओ। अब ये कहते हो कि सर ये हमारे पास ये फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूले हमें चाहिए, हमें याद रहने चाहिए, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूं, याद करना है आपको। क्यों? क्योंकि परीक्षा हॉल में आपको बैठना है, उस प्रश्न का आंसर है वो आपको देना है, तो आपके पास ये मटेरियल होना चाहिए, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस सवाल को समझ गए आप सही तरीके से? ओके है, बढ़े आगे। अब देखो इसको समझने के बाद अपन आगे देखते हैं। ये आपके फॉर्मूले आ गए। आप अभी पूछ रहे थे ना कि ये फॉर्मूला, तो देखो पहला फॉर्मूला ये रहा कि है ना आपको क्या चाहिए, अंतिम पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्रारंभिक पूंजी में से आहरण घटा देंगे, अतिरिक्त पूंजी जोड़ देंगे और लाभ है वो जोड़ देंगे, है ना। तो कुल मिला के ये देखना है
कि भाई अंतिम पूंजी आपको कैलकुलेट करनी है तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देखो अपने को प्रारंभिक जो पूंजी चाहिए तो अंतिम पूंजी है उसमें आहरण जोड़ेंगे, अतिरिक्त पूंजी है और लाभ घटा देंगे, है ना। अगर अपने को क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला हो सकता है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, है ना। तो देखो इसमें आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी क्लोजिंग कैपिटल उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग और लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, और लेस क्या कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग चाहिए तो लेस कर देंगे प्रॉफिट। तो ये आपके पास आ जाएगी क्या, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, है ना। कि आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो अंतिम पूंजी है क्लोजिंग कैपिटल, उसमें आहरण जोड़ देंगे, अतिरिक्त पूंजी और लाभ घटा देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला अपने काम में ले सकते हैं, है ना। तो पहला आपका फॉर्मूला क्या हो गया, अगर आपको प्रारंभिक पूंजी चाहिए तो उसमें क्लोजिंग कैपिटल जोड़ेंगे और आहरण, क्लोजिंग कैपिटल और आहरण ये जुड़ जाएगा, अतिरिक्त कैपिटल और लाभ है वो घट जाएगा। इसके आधार पर कोई भी पूछता है तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है ना। अगर यहाँ पे ये पूछे क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल पूछता है तो जो ड्राइंग होगी उसमें एडिशनल और ये प्रॉफिट है वो जुड़ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल जुड़ जाएगी और उसके आधार पर ये कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपसे लाभ पूछा जाता है ना, लाभ पूछा जाता है तो देखो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। अब इसमें क्या करना है कि भाई जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, है ना, और लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, है ना, और लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, है ना। आपको लाभ कैलकुलेट करना है तो अंतिम पूंजी में आहरण जोड़ देंगे और अतिरिक्त पूंजी और प्रारंभिक पूंजी है ये अपन लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट, है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है, इन दोनों फॉर्मूलों को अपन ध्यान में रख लेंगे तो फिर अपने को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये दोनों फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट है, चाहे आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछे, चाहे आपसे ओपनिंग कैपिटल पूछे, चाहे आपसे एडिशनल कैपिटल पूछे, चाहे आपसे ड्राइंग पूछे, चाहे आपसे प्रॉफिट पूछे, तो ये फॉर्मूला यानी ये दोनों फॉर्मूले के आधार पर आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये दोनों ही मैं जहाँ तक सोचता हूँ वहाँ तक ये इंपॉर्टेंट में, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इजी है, कम समय लगता है। और आरपीएससी ये मानती है कि जहाँ जहाँ कम समय लगता है और बच्चे को कंफ्यूज कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन है वो आरपीएससी की तरफ से इंक्लूड किया जाता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, और अगर ये चीज़ अपन ध्यान में रखेंगे तो हर चीज़ को अपन क्या होंगे, सजगता के साथ देखेंगे, पूरे धैर्य के साथ देखेंगे, और देखेंगे तो अपने को फायदा ये होगा कि अपना क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना न के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। जो चीज़ आपने पढ़ ली, दोनों फॉर्मूले पढ़ लिए, उनके आधार पर एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको अपन हल कर लेते हैं,
है ना। फिर आप समझ जाओगे कि 31 मार्च 2017 को व्यवसाय की संपत्ति और बाह्य दायित्व क्रमशः 9 लाख और 4,20,000 है। क्रमशः कितने हैं? 9 लाख और 4,20,000 है। वर्ष के दौरान स्वामी ने 90,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के लगाए तथा निजी प्रयोग हेतु 1,90,000 रुपये का आहरण किया। फर्म ने वर्ष के दौरान 1,25,000 रुपये कमाए। आपको प्रारंभिक पूंजी है वो ज्ञात करनी है ना। अब प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करनी है और उससे पहले अपने को क्लोजिंग कैपिटल भी ज्ञात करनी है ना। क्यों? क्योंकि अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है ना, यहीं पे देख लेते हैं या लिखें, चलो लिख लेते हैं, है ना। ये अपना फॉर्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, है ना। अब इसका फॉर्मूला जो लिखाया है वो क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, है ना। उसमें ऐड करना है अपने को ड्राइंग्स, उसमें से लेस करना है अपने को क्या? एडिशनल कैपिटल, उसमें से लेस करना है आपको प्रॉफिट, है ना। ये चीज करने के बाद अपने पास क्या आएगी? ओपनिंग कैपिटल आएगी। अब देखो अपने पास इसमें क्या क्या है? अपने पास इसमें ड्राइंग है ना। अपने पास इसमें आहरण है, हो गया। एडिशनल कैपिटल है और ये प्रॉफिट है। लेकिन अपने पास क्या नहीं है? क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, है ना। अब देखो क्लोजिंग असेट्स कितनी है अपने पास? संपत्ति है अपने पास 9 लाख, लायबिलिटीज अपने 4,20,000। तो कितने हो गए? ये कितने हो गए? 4,80,000 हो गए क्या? 4,80,000। तो ये 4,80,000 है वो आपके क्या हो गए? 4,80,000 अपने पास क्लोजिंग कैपिटल के आ गए। अब देखो ये चीज आने के बाद अपन आसानी से उस सवाल को हल कर सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई अपने पास? 4,80,000। ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग है आपके निजी प्रयोग के लिए 1,90,000, है ना। तो ये 1,90,000, ठीक है। अब इसमें से अपने को एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी कितनी लेके आया है? अतिरिक्त पूंजी आपकी 90,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लेके आया है। और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है आपका 1,25,000। अब इसका समायोजन कर दो कि भाई ये तो हो गए आपके कितने? 0 0 0 और फिर भी 0, 9 और 8 17, 1 4 5 6, ये तो हो गए आपके 6 70। ये आपके कितने हो गए? 90 प्लस 1 25 यानी 2 15, ठीक है। ये कितने हो गए आपके? 4,55,000। ये आ गई आपकी कौन सी कैपिटल?
ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल, है ना। तो इस सवाल को अपने इस तरीके से हल कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षा में आ सकता है, किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में तो आपको पता है कि भाई बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, वो आपके 16 नंबर के या 20 नंबर के होते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से ये क्वेश्चन है वो परफेक्ट बैठते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चन देखे भी गए हैं, है ना। तो अपने को यहाँ पर थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, और ये फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ये दोनों फॉर्मूले आपको, पहला और दूसरा फॉर्मूला है, दोनों याद करने पड़ेंगे, और इसके आधार पर आपको कुछ भी पूछा जाता है उसको आपको जवाब के रूप में तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ के आप क्लोजिंग कैपिटल आ गई, और क्लोजिंग कैपिटल के आधार पर अपने ओपनिंग कैपिटल है वो निकाल ली। अब बताओ, देखिए यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है या नहीं, सारी बात सही है या नहीं, ये बताओ। फटाफट से आपका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए कि यस सारी चीज क्लियर है ना। जो चीज आपकी क्लियर होती जाती है उसका रिप्लाई जरूर आना चाहिए। रिप्लाई आएगा तभी हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे कि हम आपको जो चीज डिलीवर कर रहे हैं क्या वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। ये हमारा प्रयास है कि हम आपको बढ़िया मैटर है वो उपलब्ध करवाएं, ताकि आपको अनावश्यक कहीं हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं पड़े, और जो चीज आपको बता दी जाती है वो आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो, निम्न खातों में वृद्धि का लेखा किस पक्ष में किया जाएगा और खाते की प्रकृति क्या होगी, है ना। ये चीज आपको बतानी है, किस पक्ष में होगा और क्या होगी वृद्धि की, है ना। दो चीज होती है, तो देखो ये चीज तो मैंने बताई थी कि संपत्तियों में वृद्धि होती है तो डेबिट किया जाता है, संपत्तियों में कमी होती है तो क्रेडिट किया जाता है। दायित्व में वृद्धि होती है तो आपका क्रेडिट किया जाता है, और दायित्व में कमी होती है तो डेबिट किया जाता है। पूंजी में वृद्धि होती है तो क्रेडिट किया जाता है, और पूंजी में कमी होती है तो डेबिट किया जाता है ना। आय और लाभ खाते में अगर वृद्धि होती है तो क्रेडिट किया जाता है, कमी होती है तो डेबिट किया जाता है। और आपकी जो एक्सपेंसेज और लॉसेज हैं, यानी आपके जो खर्चे और हानियां, उनमें वृद्धि होती है तो डेबिट किया जाता है, और कमी होती है तो क्रेडिट किया जाता है। अब उसके आधार पर आपको जवाब देना है। अब देखो, पहले फर्नीचर में वृद्धि होगी तो फर्नीचर आपकी संपत्ति है, वृद्धि तो होगी तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। और ये कौन सा खाता है, ये संपत्ति खाता है ना, असेट्स अकाउंट है। और वैसे कहें तो ये आपका कौन सा खाता है, वस्तुगत खाते की श्रेणी में इसे शामिल किया जाता है, ठीक है। अगर रोकड़ में भी वृद्धि होती है तो आपका डेबिट किया जाएगा, है ना। यह भी आपका संपत्ति खाते में ही आता है, और वैसे कहें तो ये आपका वस्तुगत खाते की श्रेणी में आता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। फिर आपका व्यवसाय के स्वामी का खाता, है ना। तो व्यवसाय के स्वामी के खाते में, व्यवसाय के स्वामी खाते में वृद्धि होती है तो ये क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है ना। और ये कौन सा खाता आता है आपका, कौन से खाते में आएगा, ये आपके पूंजी खाते में आएगा, है ना। और पूंजी है वो कौन सा खाता होती है, आपकी व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आती है। किसकी श्रेणी में आती है, व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आती है ना। तो क्रेडिट होगा। डेटर्स है, डेटर्स में वृद्धि होगी तो आपका डेबिट होगा, है ना। यह भी संपत्ति खाते में आता है। और दूसरा कहें तो ये आपका कौन से खाते में आएगा, व्यक्तिगत खाता। जो कर्तव्य व्यक्तिगत खाता है उसमें अपन इसको शामिल करते हैं, लेकिन कुल मिला के ये संपत्ति में शामिल होता है। जो आपके क्रेडिटर है उसमें वृद्धि होगी तो क्रेडिट होगा, है ना। और ये आपका दायित्व खाते की श्रेणी में आता है, ठीक है। किराया दिया, किराया दिया, है ना। किराया दिया तो अपने लिए खर्चा है, तो अपने क्या रेंट अकाउंट या टू क्या किया, रेंट अकाउंट या टू कैश। तो रेंट दिया तो ये आपका डेबिट होगा, है ना। और डेबिट होगा तो कौन सा खाता हो गया, आपका जो खर्च अकाउंट है, यानी खर्च एवं
हानि खाता है उसकी श्रेणी में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये खातों का वर्गीकरण भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आते, प्रश्न इसी में से आते हैं। इनको अपने को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, गहराई से पढ़ना होगा, विद कंसेप्ट पढ़ना होगा, और ये चीज अपन पढ़ लेते हैं तो फिर दिक्कतें नहीं होगी। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, कमीशन प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया तो ये आपका कमीशन प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया तो ये आपका कौन सा होगा, क्रेडिट होगा और आय खाता होगा, है ना, आय खाते की श्रेणी में आएगा। ब्याज दिया यानी इंटरेस्ट पेड, तो ये आपका किस में क्या होगा, ये डेबिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट या टू कैश, और ये खाता कौन सा होगा आपका, खर्च खाता की श्रेणी में आएगा। मशीनरी, मशीनरी है तो वृद्धि होगी तो डेबिट होगा। बात वृद्धि की हो रही है, एक ही पॉइंट पे अपन चर्चा कर रहे हैं, कमी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। अब संपत्ति, मशीनरी है, संपत्ति है, वृद्धि हो गई तो डेबिट हो गया और कमी होगी तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, डेबिट, और साथ में क्या होगा कि इसमें वृद्धि हो रही है तो ये आपका संपत्ति खाता हो जाएगा। ठीक है, स्वामी का खाता तो ये पुनः आ गया, यह आपका क्रेडिट ही होगा और पूंजी खाते की श्रेणी में आएगा। ठीक है, वेतन दिया तो ये भी अपने लिए खर्चा है, तो ये आपका क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि वेतन दिया गया है, वेतन दिया गया है तो अपनी सैलरी अकाउंट या टू कैश, और साथ में आपका कौन सा खाता होगा, खर्च खाते की श्रेणी में आएगा। रमेश एक ग्राहक है तो रमेश एक ग्राहक है ना, कस्टमर है, तो अपना क्रेडिटर हो गया या डेटर होगा। रमेश एक ग्राहक है, अपने को क्या करेगा, पैसे देगा, है ना, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि डेटर है, ये डेबिट होगा, तो ये कौन सा खाता हो गया, आपका संपत्ति खाता हो गया। और वैसे खातों की बात करें तो ये आपका व्यक्तिगत खाता है, उसमें भी आपका प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आता है। ठीक है, समझ गए। तो देखो आज के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उस पर अपन ने चर्चा की है। निश्चित रूप से आज के ये पॉइंट्स हैं वो आपको एग्जाम में जरूर 2 से 4 नंबर है वो दिलाने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावना रहती है। तो ये चीज़ आपको, ये दोनों फॉर्मूले हैं वो आपको सही तरीके से पढ़ लेने हैं, कौन सी संपत्ति खाते होते हैं, कौन से दायित्व खाते होते हैं, खातों के क्या नियम है, व्यक्तिगत खाते कौन से हैं, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते कौन से हैं, ये चीज़ आपको विद कंसेप्ट के साथ पढ़ लेनी है, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, विद कंसेप्ट पढ़ना है। बताओ देखिए, और इसके बाद में भी आपको अगर कोई लगता है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई संशय है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है। आपकी कोई भी क्वेरी है वो बतानी है, आपको किस सब्जेक्ट में और नोट्स की आवश्यकता है वो बतानी है, वो सारी की सारी अपन पूरी कर देंगे। और साथ में अभी मैं आपको बता देता हूँ, फॉरम की डेट चल रही है, जिन्होंने फॉरम नहीं भरा है वो फटाफट फॉरम भर दे, समय का इंतजार नहीं करे कि भाई अपन तो अभी तो समय है भर देंगे, नहीं, फटाफट फॉरम भरो और फटाफट तैयारियों में लग जाओ। अगर तैयारियों में लगोगे तो 2025 है वो आपके लिए एक बढ़िया ईयर्स के रूप में होगा, आप गजेटेड ऑफिसर बन पाओगे। ठीक है, तो ऐसी मैं आशा करता हूँ, विश्वास रखता हूँ आपके प्रति कि निश्चित रूप से अब आप तैयारियों में लग जाओगे और 2025 में आप गजेटेड ऑफिसर बन के ही रहोगे। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।